तो हमारी वॉच लिस्ट से 2 कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट आए हैं। फर्स्ट कंपनी है एल&टी फाइनेंस एंड सेकंड कंपनी है डीसीबी बैंक। आज इन दोनों कंपनीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे एंड साथ में इन कंपनीज का फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक किस तरह से दिखाई देता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड किस तरह की यहाँ पे एक डील बनती हुई नजर आ रही है, उसके बारे में भी यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्टली हम लोग पिक करते हैं एल&टी फाइनेंस को। तो एल&टी फाइनेंस को डिटेल में डिस्कस करने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एल&टी फाइनेंस की मैनेजमेंट की तरफ से अपने बिजनेस को ग्रो करने का क्या गाइडेंस होता है। तो एल&टी फाइनेंस के मैनेजमेंट ने एक विजन स्टार्ट किया था लक्ष्य से 2026-2022 के अंदर इनिशिएटिव लिया था। उस टाइम पे एल&टी फाइनेंस की टोटल लोन बुक के अंदर अराउंड रिटेल लोन बुक 51% के आसपास हुआ करती थी और 49% इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर और होलसेल लोन बुक थी। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हम लोग नेक्स्ट 4 साल के अंदर हमारी जो रिटेल लोन बुक है उसको बढ़ा के मोर देन 95% कर देंगे एंड हमारा जो रिटेल लोन बुक है वो कंसिस्टेंटली अराउंड 25% उससे या फिर उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करेगा। तो मैनेजमेंट का एक मोटा-मोटा गाइडेंस था लोन बुक ग्रोथ को लेके। मतलब इन लोगों ने डायरेक्टली फोकस किया था अपने रिटेल लोन बुक पे एंड यदि रिटेल लोन बुक को कंसिस्टेंटली 25% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कराएंगे, जैसे-जैसे इनकी होलसेल वाली लोन बुक डिप्रिशिएट होती जाएगी, तो एक टाइम के बाद में जब मोर देन 95% इनकी रिटेल लोन बुक हो जाएगी, तो उसके बाद में इनकी जो ओवरऑल लोन बुक की ग्रोथ है, वो रिटेल लोन बुक की ग्रोथ के इक्विवेलेंट ही बैठ जाएगी, राइट? सो जैसे हमने लास्ट क्वार्टर के अंदर भी डिस्कस किया था कि एल&टी फाइनेंस की जो रिटेल लोन बुक है, वो ऑलरेडी 95% से ऊपर जा चुकी थी। तो एक बार देखते हैं लाइक जो इनका एक टारगेट था 4 इयर्स का, उस पे करंटली इन्होंने यहाँ पे क्या स्टेटस दिया है, उसको फर्स्टली गो थ्रू करते हैं और उसके बाद में जो Q4 के रिजल्ट्स हैं और फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगा लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो लाइक एल&टी फाइनेंस ने शेयर करी है, उसके बारे में। तो आई थिंक ये एल&टी फाइनेंस की जो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दे रही होगी, राइट? यस, एल&टी फाइनेंस की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाई दे रही है। सो एक बार इनके गोल के अराउंड डिस्कस करते हैं, जो इनका गोल था शुरुआत के अंदर। लाइक इनका फर्स्टली गोल था लाइक जैसे मोर देन 95% अपने रिटेल लोन लोन बुक को लेके जाने का, वो अचीव कर लिया है, बिल्कुल टिक मार्क यहाँ पे आया है। सेकंड जो इनका नेक्स्ट गोल था लाइक हमारे रिटेल लोन बुक की ग्रोथ यहाँ पे 25% या उससे ज्यादा रेट से होनी चाहिए, उसको भी यहाँ पे अचीव किया है। एंड नेक्स्ट इनका था लाइक एसेट क्वालिटी को लेके कंसोलिडेटेड लेवल पे उनका गाइडेंस था कि हमारा ग्रोस एनपी 3% से कम होगा और नेट एनपी हमारा 1% से कम होगा, उसको भी यहाँ पे अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं, राइट? सो ये हमने इनके एज ए लाइक जो इनका गाइडेंस में लाइक डिस्कशन किया है, ऑल्दो इनका जो रिटर्न ऑन एसेट का गाइडेंस था, उसको थोड़ा मिस किया है। इनका गाइडेंस था लाइक कि हम लोग एफआई 20 होते होते हमारा रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 2.8% से मिनिमम हो जाएगा, बट वो यहाँ पे 2.4% के आसपास ही दिखाई दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा लग रहा है कि लाइक रिटर्न ऑन एसेट वाले पर्सपेक्टिव से ये लोग थोड़ा लैग करे हैं। बाकी जो इनका गाइडेंस था आज से 4 साल पहले जो दिया था इस कंपनी के मैनेजमेंट ने, उसको यहाँ पे साफ-साफ अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। अब एक बार देखते हैं इनकी जो क्वार्टर 4 का जो इनका रिजल्ट आया है, उसके अंदर लाइक इनका किस तरह से लाइक अपना इनकी एसेट क्वालिटी किस तरह से लाइक ट्रेंड में जा रही है और इनकी जो ओवरऑल लोन बुक है, वो किस तरह से जा रही है, उसको भी एक बार डिस्कस करते हैं। तो इनका जो एक्चुअल Q4 का नंबर है, उसको एक बार डिस्कस करते हैं, राइट? सो जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दूं, जो एल&टी फाइनेंस है, उसकी मिक्स्ड काइंड ऑफ लेंडिंग होती है। लाइक ये अपना यू कैन से माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट को भी लोन देती है, जिसको फार्मर फाइनेंस और रूरल फाइनेंस के नाम से बोलती है। साथ में गोल्ड लोन भी देती है, साथ में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी देता है, लाइक फार्मर इक्विपमेंट के अगेंस्ट में लोन भी देता है एंड साथ में होम लोन लाइक मिक्स काइंड ऑफ लेंडिंग करती है और टोटल लोन बुक के अंदर अराउंड अराउंड 60% के आसपास में इनकी सिक्योर्ड बुक होती है, राइट? तो बात करते हैं क्वार्टर 4 एफआई 26 के नंबर्स के बारे में। तो इनका जो वाई ऑन वाई जो डिसबर्समेंट का पार्ट है, वो यहाँ पे लगभग 62% से ग्रोथ किया है एंड क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इनका डिसबर्समेंट यहाँ पे लगभग 6% से ग्रोथ किया है। और यदि बात करें रिटेल लोन बुक के बारे में, तो इनकी रिटेल लोन बुक वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 26% से ग्रोथ हुई है एंड वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 7% से ग्रोथ करी है। एंड यदि बात करें लाइक फाइनल प्रॉफिट अमाउंट के बारे में, तो इनका प्रॉफिट वाई ऑन वाई लाइक 27% से ग्रोथ किया है एंड करंटली जो क्वार्टर 4 में प्रॉफिट रिपोर्ट हुआ, वो 807 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है। और यदि बात करें रिटर्न रेशियोज के बारे में, तो इनका लाइक रिटर्न रेशियो जैसे हमने डिस्कस किया 2.40% के आसपास पहुंचा है और बात करें रिटर्न इक्विटी के बारे में, वो 11.71% के आसपास पहुंचा है। तो हमने स्पेसिफिकली बात करी क्वार्टर 4 के बारे में। अब एक बार देखते हैं कि एफआई 25 के कंपैरिजन में एफआई 26 के अंदर ओवरऑल किस तरह से इनका लाइक बिजनेस ग्रो किया है। तो उसका भी यहाँ पे लाइक इन्फॉर्मेशन कंपनी ने शेयर किया अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर। तो यदि फर्स्टली बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो मोटा-मोटी यहाँ पे इनकी टोटल लोन बुक के अंदर 98% पार्ट रिटेल लोन बुक का है। तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं लाइक इनकी जो रिटेल लोन बुक है, वो किस तरह से ग्रोथ हुई है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट ने साफ-साफ यहाँ मेंशन किया है कि इनकी रिटेल लोन बुक वाई ऑन वाई 26% से ग्रोथ करी है। और यदि बात करें फ्रेश डिसबर्समेंट के बारे में, रिटेल डिसबर्समेंट के बारे में, तो वाई ऑन वाई ये 39% से ग्रोथ किया है।
प्लस शुरुआत के जो कुछ कुछ क्वार्टर थे FY26 के, लाइक क्वार्टर 1 था, क्वार्टर 2 था, और लाइक जब FY25 के हाफ के बाद में जब माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर कुछ डेलिक्वेंसीज देखने को मिल रही थी, तो सारी लाइक एनबीएफसीज ने अपना जो माइक्रो फाइनेंस वाला जो लेंडिंग का पर्सपेक्टिव था, उसको थोड़ा कर्टेल करना स्टार्ट कर दिया था। तो FY25 के हाफ के बाद में और शुरुआत के एक आध क्वार्टर के अंदर FY26 के अंदर इनका इस एल&टी फाइनेंस का जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट था, उसके अंदर यहाँ पे अच्छी खासी लेंडिंग नहीं हुई थी। बट जो इनकी सिक्योर लेंडिंग वाला पार्ट था, उनके यहाँ पे अच्छा खासा लेंडिंग किया गया था। उसी का रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यदि बात करें इनके फाइनल प्रॉफिट अमाउंट की, वाई एन वाई वो 13% से ग्रोथ किया है, बिकॉज़ क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 के अंदर इनका प्रॉफिट उतना ग्रोथ नहीं किया था, बिकॉज़ माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर इनको एनपीएस बुक करने पड़ गए थे, जिसकी वजह से वहाँ पे प्रॉफिट की ग्रोथ नहीं आई। बट क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 के अंदर इनका प्रॉफिट वाई एन वाई यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ किया है, जिसकी वजह से लाइक दोनों को एड अप करें, लाइक Q1, Q2, Q3, Q4 को, तो वाई एन वाई का प्रॉफिट यहाँ पे लगभग 13% से ग्रोथ करता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ लाइक जैसे हमने डिस्कस किया, इनके जो ग्रॉस एनपी है वो भी 2.88% के आसपास में आ गए, इनका जो लाइक नेट एनपी है वो भी यहाँ पे लगभग लेस देन 1% आ गए हैं। और यदि बात करें रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से, तो लाइक इनका हो लाइक पूरे कंसोलिडेटेड बुक पे रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे 2.37% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे इनका 11.25% के आसपास में, यहाँ पे होल ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। जो हमने लाइक अभी जो डिस्कस किया था 11.71 का, वो यहाँ पे क्वार्टर 4 का एग्जिट करते हुए जो रिटर्न ऑन इक्विटी था, वो वाला दिखा रहा था। तो मोटा-मोटी हमने डिस्कस किया एल&टी फाइनेंस के लिए कि इनकी लाइक लोन बुक किस तरह से ग्रोथ हुई है, इनके जो रिटर्न रेशियोज हैं किस तरह से लाइक यहाँ पे दिखाई दिए हैं, साथ में एसेट क्वालिटी कितना अच्छी तरह से यहाँ पे इंप्रूव हुई है, राइट? ये हमने एक मोटा-मोटी डिस्कस किया एल&टी फाइनेंस के लिए। अब एक बार जो बाकी के कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनके बारे में एक बार डिस्कस करते हैं कि इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो किस तरह से चल रही है, एंड साथ में मैनेजमेंट ने आगे लाइक नेक्स्ट 3, 4, 5 साल के लिए क्या विजन दिया है यहाँ पे। तो अगर कलेक्शन एफिशिएंसी वाला पार्ट हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो लाइक कलेक्शन एफिशिएंसी पे एक बार इन लोगों ने लाइक अपना आई थिंक सारे सेगमेंट वाइज यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो एक बार हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे, जो इनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, उसके अंदर इनका लाइक जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो किस तरह से लाइक इनका टर्न अराउंड लाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है ना? उसको एक बार हम लोग यहाँ पे फर्स्टली एक बार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो इनका जो क्रेडिट कलेक्शन एफिशिएंसी का पर्सपेक्टिव है, उसको भी एक बार अपन हाँ, एक बार कलेक्शन एफिशिएंसी से पहले इन लोगों ने ये भी दिखाया है कि जो रिटेल डिसबर्समेंट हुआ 62% का, उसका लाइक बाइफरकेशन क्या रहा है। तो लाइक इनका जो एक्चुअल रिटेल फाइनेंस है, लाइक अर्बन सेगमेंट वाला मान सकते हो, लाइक वो 60 सॉरी ओवरऑल इनका 62% से ग्रोथ था, उसको इन लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, रूरल के अंदर और अर्बन के अंदर। तो रूरल के अंदर इनका रिटेल डिसबर्समेंट 41% से ग्रोथ किया है, फार्मर फाइनेंस इनका लगभग 60% से ग्रोथ किया है, और अर्बन फाइनेंस इनका लगभग 61% से ग्रोथ किया है, और एसएमई फाइनेंस इनका लगभग 20% से ग्रोथ किया है। और गोल्ड लोन की बुक यहाँ पे रिसेंट में स्टार्ट हुई थी, वहाँ पे तो अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। तो लाइक यू कैन से फ्रेश डिसबर्समेंट के अंदर कोई दिक्कत दिखाई दे ही नहीं रही है अपने लाइक एल&टी फाइनेंस वाले एंगल के अंदर। मतलब अच्छा खासा इन लोगों का लाइक यू कैन से रिटेल लोन बुक अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ कराया जा रहा है, अच्छे से डिलीवर भी कराया जा रहा है, जो मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस हुआ करता था। अब एक बार देखते हैं कि माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर कलेक्शन एफिशिएंसी किस ट्रेंड में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे साफ-साफ देखने को मिल रहा है, जो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी है माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर, वो कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक पिछले यहाँ पे लगभग 12 महीने का ट्रेंड दिया है। आज से 1 साल पहले वो समथिंग समथिंग 97.50% के आसपास में थी। और वो कंसिस्टेंटली लाइक ग्रोथ होते-होते कहाँ तक चली गई कलेक्शन एफिशिएंसी 99.20% के आसपास में। मतलब लाइक जब दिसंबर का महीना एंड हुआ था, जनवरी के अंदर 98.90% के आसपास में थी। वहाँ से बढ़ी 99.1% हुई फरवरी के अंदर, मार्च के अंदर 99.20% हो गई। इसका मतलब ये देख सकते हैं कि जो माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट का जो इश्यू था, वो यहाँ पे कंप्लीटली सोल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड सबसे ज्यादा चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हमें डिस्कस करनी थी। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ लेंडिंग करते हैं, या फिर जिस एनबीएफसी या फिर बैंक की लोन बुक के अंदर माइक्रो फाइनेंस का अच्छा खासा सेगमेंट होता है, उसके अंदर हमें ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखना होता है, जो यहाँ पे एल&टी फाइनेंस के अंदर साफ-साफ अच्छे से इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और यदि बात करें फार्मर फाइनेंस के बारे में, जो एक काइंड ऑफ इक्विपमेंट के अगेंस्ट में लोन देते हैं, उसकी भी कलेक्शन एफिशिएंसी यहाँ पे इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। एज़ सच 91.50% के आसपास में थी, मतलब 91% के आसपास में थी आपका, लाइक आज से 6-7 महीने पहले के आसपास में आप देख पा रहे होंगे। अभी वो इंप्रूव हो गया, लगभग 93-94% के आसपास में हो गई है। वहाँ पे भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट इनको देखने को मिल रहा है। और यदि अर्बन फाइनेंस की बात करें, तो यहाँ पे तो एसेट्स कलेक्शन एफिशिएंसी का कोई दिक्कत पहले भी नहीं था, और अभी भी एसेट्स उतना बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है। लाइक आज से लगभग 7-8 8-10 महीने पहले यहाँ पे जो कलेक्शन एफिशिएंसी लगभग 98.70% के आसपास में थी, वो भी 99.10% के आसपास में है। तो यहाँ पे एसेट्स लाइक अर्बन फाइनेंस के अंदर इनमें एसेट्स कोई दिक्कत यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। बिकॉज़ अर्बन फाइनेंस के अंदर मेजॉरिटी ऑफ काइंड ऑफ इनकी सिक्योर लेंडिंग होती है, लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है, या फिर आपका होम लोन होता है, या फिर आपका काइंड ऑफ गोल्ड लोन मान सकते हो। तो वहाँ पे एक सिक्योर्ड लोन है, तो उसमें एसेट्स उतनी दिक्कत नहीं आती है। तो इनका एसेट्स जो अर्बन फाइनेंस वाला पार्ट था, उसके अंदर तो इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी एसेट्स उतनी खराब नहीं थी। तो ये हमने डिस्कस किया कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में।
अब एक बार ये भी डिस्कस करते हैं कि नेक्स्ट 4-5 साल के लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे क्या गाइडेंस दिया है अपनी लोन बुक को ग्रोथ कराने के लिए, अपनी बिज़नेस को ग्रोथ कराने के लिए। तो उसके लिए मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रॉपर एक स्लाइड में मेंशन भी किया है, उसको एक बार लाइक डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज़ जैसे मैं इस प्रेजेंटेशन जब गो थ्रू कर रहा था, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही थी। यार लाइक मैनेजमेंट ने यहाँ पे नेक्स्ट अराउंड 5 इयर्स का अच्छे से अपना विज़न बता दिया है। नेक्स्ट 5 इयर्स में हम लोग हमारा बिज़नेस किस डायरेक्शन में और किस अच्छी तरह से ग्रोथ करने का हम लोग यहाँ पे प्लान आउट कर रहे हैं। तो उसका एक बार लाइक जो पैरामीटर्स थे इनके, उनको एक बार लाइक मैं अच्छे से एक बार आपको यहाँ पे समराइज़ कर देता हूँ। और उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये भी देख पाएँगे कि जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, उसके अंदर मैनेजमेंट यहाँ पे किस तरह से अपने बिज़नेस को ग्रोथ होता हुआ देख रहा है। तो देखो यहाँ पे मैनेजमेंट ने साफ-साफ डिफाइन किया है लक्ष्य से 2031 मतलब 2031 फाइनेंशियल ईयर के लिए इनका क्या गोल है, क्या लक्ष्य है। तो मैनेजमेंट का साफ-साफ है कि हमारी जो लोन बुक की ग्रोथ है वो 20% प्लस से ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया है कि वो 22% से होगी 25% के आस-पास में होगी। बट मैनेजमेंट ने बोला कि हमारा जो लोन बुक का ग्रोथ है, वो वाई ऑन वाई यहाँ पे लगभग 20% प्लस की रेट से ग्रोथ करेगा। और साथ मैनेजमेंट ने यहाँ पे एसेट क्वालिटी के अंदर भी अपना गाइडेंस दिया कि हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है, जो अभी लगभग 3% के आस-पास में था, वो घट के लेस देन 2% के आस-पास में हो जाएगा। और यदि ऐसा होगा, तो इस कंपनी को यहाँ पे यू कैन से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। बिकॉज़ इनका करंटली जो अ, ग्रॉस एनपीए लगभग 3% के आस-पास में है। ये जो घट के 2% के नीचे चला जाएगा, तो डेफिनिटली इनका प्रॉफिट की ग्रोथ रेट इनकी लोन बुक की ग्रोथ रेट से ज़्यादा डिलीवर होगा। और बात करें लाइक रिटर्न रेशियोज़ के गाइडेंस के पर्सपेक्टिव से, तो इन्होंने आरओए का गाइडेंस दिया लगभग 3% से 3.2% के बीच में एंड साथ में रिटर्न ऑन इक्विटी का गाइडेंस दिया लगभग 16% से 18% के बीच में। एंड करंटली जो उनका रिटर्न ऑन एसेट चल रहा है लगभग 2.4% के आस-पास में, तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकता है नेक्स्ट लगभग 4 से 5 साल के अंदर। और यदि बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से, तो करंटली चल रहा था 11.70% के आसपास में Q4 FY26 एग्जिट हुए टाइम पे, उसको इंप्रूव करके कंपनी खाते ले जाना जा रही है 16 से 18% के बीच में। तो ये मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पे एक अच्छा खासा गाइडेंस मिला है नेक्स्ट के 5 साल में अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि जो एल&टी फाइनेंस की मैनेजमेंट है, वहाँ पे किस अच्छी तरीके से अपने बिज़नेस को नेक्स्ट लगभग 5 साल तक अच्छे से ग्रो करा सकती है। जैसे बजाज फाइनेंस की मैनेजमेंट अपनी लोन बुक की ग्रोथ को लेके गाइडेंस दिया करती थी नेक्स्ट लगभग यू कैन से 4-5 साल के आसपास में। उसी तरह से एल&टी फाइनेंस की मैनेजमेंट भी यहाँ पे अच्छा खासा अपना बिज़नेस को ग्रो कराने का गाइडेंस अच्छे से दे पा रही है, राइट? और यहाँ पे साफ-साफ दिखाई भी दे रहा है कि एल&टी फाइनेंस की मैनेजमेंट यहाँ पे नेक्स्ट 5 साल तक मतलब 5 साल तक अपनी लोन बुक को 20% प्लस रेट से कंसिस्टेंटली ग्रोथ कराना चाहती है। और यदि ऐसा होता है, आप इसका एक आउटकम देखो, यदि कोई कंपनी नेक्स्ट 5 साल तक अपने धंधे को एटलीस्ट 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कराती है, तो वहाँ पे 2 आउटकम निकलते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो लाइक वहाँ पे डेफिनिटली जिस तरह से बिज़नेस ग्रोथ होता है, उस तरह से उसकी मार्केट कैप भी मल्टीप्लाई होती है। एंड साथ में यदि कोई धंधा कंसिस्टेंटली 20% उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ करता है नेक्स्ट से 4-5 साल तक, अपने एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए स्पेसिफिकली मैं एनबीएफसी सेगमेंट की बात करूँ, तो वहाँ पे वैल्यूएशन रीरेटिंग का स्कोप भी बन जाता है। बिकॉज़ बजाज फाइनेंस के साथ में क्या हुआ था, चोला फाइनेंस के साथ में क्या हुआ था, वो दोनों कंपनीज़ अपनी लोन बुक को लाइक 2017, 18, 19 उस वाले सेगमेंट टाइम के अंदर अपनी लोन बुक को कंसिस्टेंटली 22, 23, 24% के आसपास में ग्रोथ करा पा रहे थे। लाइक बजाज फाइनेंस थोड़ा ज्यादा रेट से ग्रोथ करा पा रहा था, लगभग 25 से 30% के आसपास ग्रोथ करा पा रहा था। एंड जो उनका गाइडेंस हुआ करता था, उसको अच्छे से मेंटेन करके डिलीवर भी करते थे। और उसी कारण से क्या हुआ था, उनको जिस तरह से उनका लाइक बिज़नेस का ग्रोथ डिलीवर हुआ, उसके बेसिस पे वहाँ पे मल्टीप्लाई मिला उनकी मार्केट कैप के अंदर एंड साथ में वैल्यूएशन का री-रेटिंग भी हुआ उन दोनों कंपनीज़ के अंदर। इसी कारण से आप देख पा रहे होंगे, उन दोनों कंपनीज़ के स्टॉक का जो करंटली प्राइस बुक रेशियो लगभग यू कैन से 5.5 कभी 6 प्लस 5.5 6 6.5 के बीच में ट्रेड करता रहता है। तो यदि एल&टी फाइनेंस के मैनेजमेंट ने जो भी गाइडेंस दिया है, नेक्स्ट आपके 5 साल के लिए, उसको यहाँ पे यदि अच्छे से डिलीवर कर पाती है, तो अच्छे से इस वाले केस के अंदर भी वो भी एसेट क्वालिटी को कंट्रोल रखते हुए डिलीवर कर पाना होगा। बिकॉज़ यदि एसेट क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगी, तो उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 16 टू 18% नहीं जाएगा। तो यदि एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए अपनी लोन बुक को नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए मिनिमम 20% या उससे ज्यादा रेट से ग्रोथ कराती है, तो यहाँ पे धंधे की ग्रोथ के कारण मार्केट कैप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में जो इनका वैल्यूएशन का री-रेटिंग होगा, उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे स्कोप बनता हुआ दिखाई देगा। बिकॉज़ करंट टाइम पे एल&टी फाइनेंस का स्टॉक यहाँ पे 2.6 के 2.7 के प्राइस बुक रेशियो पे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यदि अच्छे से डिलीवरी होती है नेक्स्ट 4 टू 5 इयर्स के लिए, तो यहाँ पे उसका जिस तरह से वैल्यूएशन एक्सपेंशन का स्कोप बना था चोला फाइनेंस में और बजाज फाइनेंस में, वो यहाँ पे डिलीवर हो सकता है। बट अगेन वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस है, जो गाइडेंस दिया है उसको डिलीवर करना पड़ेगा 20% प्लस ज्यादा रेट से अपनी लोन बुक को ग्रोथ कराने का, साथ में एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए एंड थर्ड जो रिटर्न रेशियो इनको अचीव करने का जो गाइडेंस था लाइक 3% का रिटर्न ऑन एसेट और लाइक 16 टू 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी उसको यहाँ पे अच्छे से डिलीवर करना पड़ेगा, राइट? तो अगेन ये हमने डिस्कस किया एक एल&टी फाइनेंस के बारे में डिटेल में डिस्कशन हमने करने की कोशिश करी है बिकॉज़ मैनेजमेंट ने यहाँ पे साफ-साफ क्लियरली अपना इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर ही साफ-साफ दिखा दिया है कि ये हमारा एक टारगेट था जो हमने 2022 के अंदर लिया था 2026 के लिए उसको हमने ओवर डिलीवर किया है और ये हमारा 2031 तक का टारगेट है उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो ये कह सकते हैं इन समरी कि एल&टी फाइनेंस एक यू कैन से काइंड ऑफ
अभी के केस में मीडियोकर काइंड ऑफ यू कैन से एनबीएफसी काइंड ऑफ दिखाई दे रही है, जो अपने लोन बुक को 20-21-22% के आसपास में ग्रोथ करा सकती है। अगेन लाइक मतलब जो हमारी जो बाकी की दूसरी एनबीएफसीज है, जिनको हम लोग ट्रैक करते हैं, जहाँ पे बहुत हाई रेट से उनकी लोन बुक ग्रोथ होती है, एसेट क्वालिटी को कंट्रोल में रखते हुए लाइक 25%, 30%, 35% के आसपास में, उनके कंपैरिजन में अभी भी एल&टी फाइनेंस थोड़ा लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑल्दो एल&टी फाइनेंस के पास में एक बहुत बड़े ग्रुप की बैकिंग है, ऑलरेडी आपको नाम से ही पता लग रहा है एल&टी ग्रुप की बैकिंग है। तो यहाँ पे इनको फंड-रेज़ करने में, चीपर रेट में फंड-रेज़ करने में, जो उनका कॉस्ट ऑफ फंड्स होगा, वो लोअर रेट पे फंड को रेज़ करने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इन समरी लाइक मीडियोकर काइंड ऑफ यू कैन से कंपनी, यू कैन से एल&टी फाइनेंस मेरे को लगती है, और यदि कंसिस्टेंट डिलीवरी होती है, तो नेक्स्ट 5 साल के बाद में जिस तरह से यू कैन से वैल्यूएशन एक्सपेंशन बाकी बड़ी लार्ज कैप एनबीएफसीज को मिला था, चोला फाइनेंस और बजाज फाइनेंस को, वो यहाँ पे एल&टी फाइनेंस वाले केस के अंदर भी मिलता हुआ दिखाई देगा, यदि जो गाइडेंस दिया उसको अचीव करने में। तो ये हमने डिस्कस किया एल&टी फाइनेंस के बारे में। अब बात करते हैं डीसीबी बैंक के बारे में। तो डीसीबी बैंक के मैनेजमेंट का एक बार पहले देखते हैं क्या किस तरह से अपना ग्रोथ गाइडेंस होता है। तो डीसीबी बैंक की मैनेजमेंट अपनी लोन बुक को लेकर अराउंड अराउंड लगभग 18 से 20% के बीच में अपना लोन बुक को ग्रोथ करने का गाइडेंस देती है। नॉर्मली इसी तरह से उनका गाइडेंस रहा है, और हमने देखा भी था कि पुराने 2-3 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली उनकी जो एसेट क्वालिटी है वो भी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर जा रही थी। अब एक बार देखते हैं जो इनका क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया है, और साथ में जो एफआई 26 का होल कंसोलिडेटेड नंबर आया है वो किस तरह से आया है। तो वो मैं आपको लाइक एक्सप्लेन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए मैं आपको यहाँ पे जो उनकी प्रेजेंटेशन आई है डीसीबी बैंक की, वो मैं आपके साथ में एक बार शेयर कर देता हूँ। तो आई थिंक मैंने प्रेजेंटेशन यहाँ पे शेयर करी है, शायद आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर मेंशन करे हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर थी, तो ऐसे उस पर्सपेक्टिव से कोई दिक्कत नहीं थी। बिकॉज़ किसी भी बैंकिंग या एनबीएफसी कंपनी के लिए हमारा जो फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि उसकी एसेट क्वालिटी एटलीस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या तो स्टेबल होनी चाहिए, या फिर इंप्रूवमेंट फेज के अंदर होनी चाहिए। बिकॉज़ जब एसेट क्वालिटी स्टेबल और इंप्रूवमेंट फेज के अंदर रहेगी, तभी जाके वो बैंक या एनबीएफसी अगले क्वार्टर के अंदर अच्छे से नई लेंडिंग कर पाएगा, नया डिसबर्समेंट कर पाएगा। अदरवाइज पुराने वाले पैसे को रिकवरी नहीं कर पाएगा, तो नया डिसबर्समेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, राइट? तो बात करें अपन डीसीबी बैंक के बारे में, तो इनका जो एसेट क्वालिटी है वाई ऑन वाई यहाँ पे अच्छे तरीके से लाइक यहाँ पे डिलीवर हुआ है। वाई ऑन वाई की लोन बुक यहाँ पे लगभग अराउंड अराउंड 17.58 लगभग 18% से ग्रोथ हुई है। यदि मैं क्वार्टर 4 की बात करूँ तो ठीक है, जो इनका गाइडेंस था अराउंड 18% के आसपास में अपनी लोन बुक को ग्रोथ करने का, वो यहाँ पे डिलीवर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करें ग्रोस एनपी के बारे में, तो आई थिंक लास्ट क्वार्टर के अंदर इनका समथिंग 2.6 के आसपास की रेंज में इनका ग्रोस एनपी था, और लास्ट के 2-3 क्वार्टर से इंप्रूव ही हो रहा था। बिकॉज़ क्वार्टर 4 एफआई 25 में लगभग 2.99% के आसपास में था। उसके बाद वो गिर के लगभग 2.8 समथिंग, 2.7 समथिंग, 2.6, देन अभी 2.45% का इनका ग्रोस एनपी रिपोर्ट हुआ है। बात करें प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट वाई में लगभग क्वार्टर 4 के अंदर 16% के आसपास में ग्रोथ हुआ है। एंड बात करें डिपॉजिट बुक के ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो इनका जो डिपॉजिट बुक है वो वाइन वो यहाँ पे लगभग 21% से ग्रोथ हुआ है। ठीक है, मतलब हमारा नॉर्मली मानना होता है कि हम लोग जो हमारा ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ होता है हमारे इंडिया के सिस्टम के अंदर, वो लगभग 16% के आसपास में, इंडस्ट्री के क्रेडिट ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। तो हम लोग एटलीस्ट उन्हीं एनबीएफसी या फिर बैंक्स को प्रेफर करना चाहेंगे जो एवरेज क्रेडिट ग्रोथ को यहाँ पे पार कर रही होगी या उसको ओवर अचीव कर रही होगी। तो उस वाले केस के अंदर डिपॉजिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी अचीव कर रहे हैं, और लाइक लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से भी अचीव कर रहे हैं। एंड बैंक वाले केस के अंदर एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है उसका कासा रेशो। कासा रेशो मतलब करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, जहाँ पे सबसे लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट पे इनको अपना फंड जुगाड़ करने का मौका मिलता है। उस वाले केस से बात करें तो लाइक आपका कासा रेशो इनका डिप किया थोड़ा वाई ऑन वाई, लास्ट ईयर क्वार्टर 4 एफआई 25 के अंदर लगभग 24.52% के आसपास में था, एंड अभी इनका कासा रेशो है लगभग 22.38% के आसपास में। सो मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि बहुत ही आउटस्टैंडिंग तोड़-फोड़ नंबर नहीं है। हाँ, जो इनका गाइडेंस था उसके आस-पास ये लोग अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एवरेज काइंड ऑफ मैं इसको नंबर मानूँगा, मतलब अबव एवरेज कह सकते हो, बट एक कोई तोड़-फोड़ नंबर इनको नहीं मान सकते। और यदि बात करें लाइक डीसीबी बैंक का आपका यू कैन से वाईनो पर्सपेक्टिव से कि 2026 के अंदर इन लोगों ने किस तरह से अपना बिज़नेस ग्रोथ डिलीवर किया है। तो बात करें लोन बुक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे वही समथिंग लगभग 17.58 मतलब वही 18% के आसपास में लोन बुक की ग्रोथ हुई है। और बात करें डिपॉजिट बुक की, वो भी लगभग 21% से ग्रोथ हुआ है। और कासा रेशियो की बात करें तो भी यहाँ पे लगभग आपका कासा रेशियो वही 22% के आसपास में इनको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जो बाकी के लाइक जो बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं कि इनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो कितना होता है, अब वो यहाँ पे इन लोगों ने 16.5% के आसपास में दिखाई दे रहा है, बिकॉज़ जो आरबीआई की गाइडेंस होती है उसको अबव इनको मैनेज करना पड़ता है, तो यहाँ पे मैनेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ में लोगों ने जो अपना प्रोविजन कवरेज रेशियो बताया है कि जो हमने एनपीएस किए हैं उनके अगेंस्ट में कितने प्रोविजन मैंने रखे हैं, वो यहाँ पे लगभग 78% के आसपास में इन लोगों ने अपना प्रोविजन बनाया है। दैट इज़ ग्रेट, मतलब जितना इन लोगों को ग्रॉस एनपीए दिखाई दिया उसमें से मैक्सिमम लोगों ने अपना प्रोविजन कर दिया, और बाकी का ये नंबर इन लोगों ने अपना नेट एनपीए बुक किया है, जहाँ पे डायरेक्टली कंपनी के बैलेंस शीट पे यहाँ पे हिट होता है डायरेक्ट। अब जो इस बैंक के कुछ बाकी के फाइनेंशियल नंबर्स भी हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करने की लाइक कोशिश करते हैं। जैसे हमने एल&टी फाइनेंस का डिस्कस किया था। बात कर लेते हैं कलेक्शन एफिशिएंसी के बारे में।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस कलेक्शन एफिशिएंसी के इनके लाइक 3 सेगमेंट है। लाइक बिज़नेस लोन जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है इनका, होम लोन होता है और कमर्शियल व्हीकल लोन होता है। तो आप देख रहे हो कि हर एक सेगमेंट के अंदर इनकी जो कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो कंसिस्टेंटली यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। लाइक तो लाइक पहले इनका यदि बिज़नेस लोन की बात करो तो समथिंग 99% के आस-पास में थी, वो ग्रोथ इम्प्रूव हो के लगभग 99.3% के आस-पास में आ गई है। होम लोन का इनका ऑलरेडी 99.2% के आस-पास में था और वो भी इम्प्रूव हो के लगभग 99.5% के आस-पास में आ गई है। कमर्शियल व्हीकल लोन का इनका समथिंग 97.80% के आस-पास में था, इम्प्रूव हो गया लगभग 98.50% के आस-पास में आ गया। तो कह सकते हैं मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर भी ये वाली बैंक यहाँ पे अच्छे खासे परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है, राइट? तो कलेक्शन एफिशिएंसी वाले एंगल में कोई दिक्कत नहीं है और जो इनके बाकी के कुछ मैट्रिक्स हैं, उनको भी एक बार डिस्कस करें। जैसे हमने लाइक इनके एसेट क्वालिटी को डिस्कस किया था कि क्यू-ऑन-क्यू बेसिस पे इनकी एसेट क्वालिटी यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वो यहाँ पे साफ-साफ मेंशन किया लाइक 3% इनका क्वार्टर 4 एफआई 25 में इनका ग्रॉस एनपीए था। वो इम्प्रूव होते लाइक 2.91% देन 2.72% देन 2.45% के आस-पास में यहाँ पे रिपोर्ट हुआ इनका ग्रॉस एनपीए। एक इम्पोर्टेंट फैक्टर की यहाँ पे बात कर लें लाइक इस वाले एंगल के अंदर ये नेट एनपीए, स्लिपेजेस, प्रोविजन कवरेज रेशियो तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। क्रेडिट कॉस्ट भी इनका लाइक स्टेबल सा ही दिखाई दे रहा है, 0.31, 0.32% के आसपास ही दिखाई दे रहा है। इनका जो रिटर्न रेशियोज है वो एक बार अच्छे से डिस्कस करते हैं, राइट? यस, यस, ये यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन किया है, राइट? तो फर्स्टली एक बार देखते हैं इनका जो मतलब जो टोटल लोन डिसबर्स करते हैं ये लोग, उसपे इनका जो यील्ड होता है एडवांस पे लोन पे, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है? बिकॉज़ आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था, तो काफ़ी सारे बैंक्स का जो यील्ड ऑन एडवांसेस था, वो कम होता हुआ नज़र आ रहा था और ड्रास्टिकली कम होता नज़र आ रहा था। बट यहाँ पे आप देखो लाइक डीसीबी बैंक वाले केस के अंदर इनका जो लाइक लास्ट के 2 क्वार्टर से इनका जो यील्ड ऑन एडवांसेस है, वो लगभग 11% के आस-पास में कॉन्स्टेंटली मैनेज्ड है। और यदि बात करें कॉस्ट ऑफ फंड्स के बारे में, तो यहाँ पे अच्छा खासा इसके अंदर इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इनका पहले 7.34% के आस-पास में था, अभी घट के 6.89% के आस-पास में आ गया है। तो ये कॉस्ट ऑफ फंड्स वाले पर्सपेक्टिव से हमने बात करी और इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है सबसे इंपॉर्टेंट मतलब जब से आरबीआई ने रेपो रेट किया था, कट किया था, उसके बाद में काफ़ी सारे बैंक्स का नेट इंटरेस्ट मार्जिन थोड़ा श्रिंक होता हुआ दिखाई दे रहा था, कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे ऑलरेडी इनका थोड़ा बहुत श्रिंक हुआ था, क्वार्टर 1 एफआई 26 के बट उसके बाद में देखो कंसिस्टेंटली इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिकॉज़ इन लोगों का जो लोन पे यील्ड है, उसको इन लोगों ने उतना कम नहीं किया, जबकि इनका कॉस्ट ऑफ फंड यहाँ पे कम होता हुआ दिखाई दिया। उसी का फायदा कहाँ मिला इनको? नेट इंटरेस्ट मार्जिन के इंप्रूवमेंट वाले पार्ट पे। अब यदि बात करें लाइक इनका रिटर्न रेशियोज के पर्सपेक्टिव से इसके अंदर यदि फर्स्टली बात करें रिटर्न ऑन एसेट के बारे में, तो इनका देखो रिटर्न ऑन एसेट यहाँ पे बढ़ के कितना हो गया 0.97% के आसपास में। पहले कितना चल रहा था? लाइक 0.94, 0.91, 0.81 के आसपास में। तो डीसीबी बैंक को यहाँ पे एक प्रीमियम वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलता था? बिकॉज़ इस बैंक का जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% से ऊपर नहीं होता था। लगभग 0.7, 0.8 का इनका प्राइस टू रेशियो को इस बैंक को मिलता था। बट हुआ क्या? जैसे ही इस बैंक ने कंसिस्टेंटली अपना रिटर्न ऑन एसेट 0.90% से ऊपर रखने की कोशिश करी, तो हुआ क्या? इसके स्टॉक के अंदर थोड़ा वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग हुआ एंड ये एक्सपेक्टेड है कि देयर इज पॉसिबिलिटी अगले एफआई 27 के अंदर ये बैंक अपना जो इनका रिटर्न ऑन एसेट है उसको 1% से ऊपर डिलीवर भी कर देगी। उस वाले केस में क्या होगा कि यार इनका जो करंट स्टॉक करंटली 0.9 की लाइक प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है, उसके अंदर फिर से री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी। बट वो कब बनेगी? इनका रिटर्न ऑन एसेट कंसिस्टेंटली 1% के ऊपर डिलीवर होते रहना चाहिए, राइट? उस वाले केस के अंदर। और बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी के पर्सपेक्टिव से तो भी वो भी यहाँ पे लाइक क्यूएनक्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट फेज के अंदर ही दिखाई दे रही है बिकॉज ऐसे इनका एसेट क्वालिटी इंप्रूवमेंट फेज के अंदर है नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इनका इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली इनके प्रॉफिट पे एसेट्स कुछ श्रिंक देखने को नहीं मिलेगा इसलिए इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी कंसिस्टेंटली यहाँ पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और जो जो ऐसी बैंक्स होगी जिनका लाइक माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर लाइक कोई लैंडिंग होगा और वहाँ पे कुछ एनपीएस बनेंगे तो उनकी लाइक यू कैन से रिटर्न ऑन इक्विटी उनका डाउन ट्रेंड के अंदर आता हुआ दिखाई देगा बिकॉज लाइक वहाँ पे होगा क्या एनपीएस बनेंगे तो प्रॉफिट उस रेट से ग्रो नहीं कर पाएगा जिस रेट से लोन में ग्रो कर पाएगी इसीलिए उनका रिटर्न ऑन इक्विटी डाउन दिखाई देगा एंड सबसे बड़ी बात क्या है कुछ बैंक्स क्या कर रहे हैं जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं लाइक वो अपनी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट को डिप्रिकेट कर रहे हैं और जो उनका जो यू कैन से दूसरे सिक्योर लेंडिंग है उसको इंक्रीज कर रहे हैं उसका आउटकम क्या निकलेगा बिकॉज माइक्रो फाइनेंस पे ज्यादा यील्ड मिलती है सिक्योर लेंडिंग पे कम यील्ड मिलती है तो उनके ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन घटते चले जाएंगे और ये सबसे बड़ा दिक्कत होगा जो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट मार्जिन मैंने आपको दिखाया डीसी बैंक वाले केस के अंदर यहाँ पे करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज इनका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर कोई इतना इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है बट जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उनका माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होता है और जैसे जैसे वो अपनी सिक्योर लेंडिंग का परसेंटेज बढ़ाएंगे टोटल लोन बुक के अंदर वैसे वैसे उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे घटता भी दिखाई देगा तो ये हमने मोटा मोटी डिस्कस किया लाइक डीसी बैंक के बारे में और यदि बात करें लाइक नॉर्मली जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से अपना बिजनेस ग्रो करने का जो आउटलुक अपना दिया उन लोगों ने तो लाइक डीसी बैंक के मैनेजमेंट का बहुत ही यहाँ पे कंजर्वेटिव आउटलुक रहता है कि हम लोग अराउंड 18% के आसपास में हमारी लाइक लोन बुक को ग्रो करेंगे और
हमारा टारगेट है कि हम लोग एफआई 27 के अंदर वी आर ट्राइंग कि कैसे न कैसे करके हम लोग हमारा जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% से ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट्स सी एक बार एफआई 27 के नंबर किस तरह से टर्न आउट होते हैं। ऑल्दो एक्सपेक्टेशन पहले लोगों ने बना रखा था, काफ़ी एनालिस्ट लोगों ने, कि एफआई 26 जो लोग एग्जिट करेंगे क्वार्टर 4 के अंदर, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी उस टाइम पे इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो यहाँ पे 1% से ऊपर मूव करता हुआ दिखाई देगा। बट वो यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखाई दिया नहीं है, राइट? बट वो एक बार वही फिर से दोबारा री एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा कि एफआई 27 के अंदर लेट्स सी इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है वो 1% से ऊपर जाए। ऑल्दो इनका जो 0.8 0.85% के आसपास में रिटर्न ऑन एसेट है वो बढ़ा के 0.95 0.97 तक तो ले आए हैं। जैसे-जैसे 1% से ऊपर जाएगा इनका रिटर्न ऑन एसेट, वैसे-वैसे डीसी बैंक को यहाँ पे अपना वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग होने का स्कोप और ज़्यादा बन जाएगा। करंटली डीसी बैंक का स्टॉक यहाँ पे 0.9 के प्राइस टू रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। जैसे-जैसे इनका लाइक यू कैन से एसेट क्वालिटी कंट्रोल में रहते हुए लोन बुक जैसे इनकी 18 से 20% से ग्रोथ करेगी एंड साथ में इनका जो रिटर्न ऑन एसेट है 1% से ऊपर कंसिस्टेंटली डिलीवर होता रहेगा, उसी तरह से डीसी बैंक के स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से री-रेटिंग की पॉसिबिलिटी बन सकती है। राइट? तो ये जस्ट मैंने यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया यू कैन से लाइक डीसी बैंक के बारे में। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एक मेरा व्यू पॉइंट देने की कोशिश करी है। तो इन समरी लाइक आज इस जो 2 कंपनीज़ के रिजल्ट हमने डिस्कस करे हैं, जो हमारी वॉच लिस्ट का पार्ट है, एल&टी फाइनेंस और लाइक डीसी बैंक। इन दोनों कंपनीज़ के जो लेटेस्ट क्वार्टर रिजल्ट आए हैं और जो मैनेजमेंट की गाइडेंस आई है कॉन कॉल के अंदर या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर जो मेंशन किया है, उसको हमने एक बार अच्छे से समझने की कोशिश करी है और उसके बेसिस पे दोनों कंपनीज़ आगे के टाइम में किस तरह से अपना बिज़नेस ग्रोथ कर सकती है, उसके बारे में हमने एक एक थोड़ा डिटेल डिस्कशन किया है। लेट्स सी एफआई 27 के अंदर ये दोनों कंपनीज लाइक एल&टी फाइनेंस और डीसी बैंक यहाँ पे किस तरह से अपना बिजनेस को डिलीवर करती है। स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि एसेट क्वालिटी के अंदर येलो फ्लैग या रेड फ्लैग नहीं आना चाहिए। वो जैसे किसी लैंडिंग बिजनेस में एसेट क्वालिटी में यू कैन से फ्लैग आता है, एसेट क्वालिटी क्योंकि बेसिस पे खराब होती है, उसी टाइम पे उस लैंडिंग कंपनी का यू कैन से स्टॉक प्राइस नेगेटिवली बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। बिकॉज़ हमें नहीं पता कि जो एसेट क्वालिटी भी खराब हो रही है, कहाँ तक जाके रुकेगी। जैसे 5 स्टार बिज़नेस फाइनेंस वाले केस के अंदर क्या हुआ? लाइक आपका लास्ट के 4-5 क्वार्टर से कंसिस्टेंटली उसकी एसेट क्वालिटी खराब पे खराब होती जा रही है। और जब एसेट क्वालिटी खराब होती है तो मैनेजमेंट का पहला टारगेट क्या होता है? मैं कैसे न कैसे करके पुराना जो मेरा पैसा फँसा हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट उसको रिकवर करूँ, उसके बाद तो नई लेंडिंग करूँगा ना। तो हमेशा वो कोशिश करते हैं कि हमारी एसेट क्वालिटी सही हो जाए, उसके बाद हम लोग ग्रोथ पे फोकस करेंगे। बट जिनकी एसेट क्वालिटी ऑलरेडी स्टेबल हो जाती है, कि उनकी बेसिस इंप्रूवमेंट फेज के अंदर चली जाती है, उन लोगों का हमेशा टारगेट होता है कि हम लोग हमारी लोन बुक को और बेटर तरीके से किस तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। तो इन समरी ये हमने डिस्कस किया एल&टी फाइनेंस और लाइक डीसी बैंक के बारे में। इस इन दोनों कंपनीज के अराउंड मैंने जस्ट मेरा एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशंस बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, उनसे डिस्कस करके ही डिसाइड करना कि इन दोनों कंपनीज के बारे में कि इन दोनों कंपनीज के स्टॉक्स को आपकी अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करना है या फिर ऐड नहीं करना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड लाइक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। सो मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। बस मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूँ, इतना अच्छे से समझा दूँ कि आप लोग भी अपने माइंड को ग्रोथ इन्वेस्टिंग वाले साइड से ड्राइव कर सको और अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन खुद से ले सको।